हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी। ठीक है, यानी कि क्या कंडीशंस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन है कंपोजिशन लेवी के लिए। यानी कंपोजिशन स्कीम पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में और उसके एग्जांपल्स किए थे। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होंगी। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज वो जाकर पहले वीडियोस देख लें। चलिए पढ़ते हम जरा इसके बारे में, कंपोजिशन स्कीम में क्या कंडीशन है और रेस्ट्रिक्शन है। ठीक, a person opting for the scheme must neither be a casual taxable person nor a non-resident taxable person। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात जो बोली गई है वो ये बोली गई है कि जो पर्सन है जो ऑप्ट कर रहा है ये स्कीम को, वो कैसा नहीं होना चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए और ना ही वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि वो पर्सन मतलब किस किस पर ये स्कीम जो है वो लेवी करेगी। ठीक है, और किस पर लेवी नहीं करेगी का है ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम ऑन द अपॉइंटेड डे हैव नॉट बीन, यानी कि जो गुड्स है जो स्टॉक में है बाय हिम ऑन द अपॉइंटेड डे हैव नॉट बीन, कौन सा दिन होना चाहिए, purchased in the course of interstate trade or commerce, imported from a place outside India, or received from his branch situated outside the state, or from his agent or principal outside the state, where option is exercised under Rule 3(1) of the CGST Rule 2017, who opted composition scheme at the time of migrating into GST। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, मतलब कि यहाँ पर डे की बात हो रही है कि ये दिन नहीं होना चाहिए। कौन सा दिन नहीं होना चाहिए, परचेज वाला दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ठीक, इम्पोर्टेड नहीं होना चाहिए, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड स्टेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। सी पॉइंट क्या कह रहा है, द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम हैव नॉट बीन परचेज फ्रॉम अ अनरजिस्टर्ड सप्लायर, से खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए। एंड वेयर परचेज, जहां परचेज अगर परचेज किया है तो क्या होगा, ही हैज टू पे, उसको पे करना होता है, ही पेज द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, नेक्स्ट है ही शैल पेज टैक्स एज नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट से क्या करेगा, वो टैक्स पे करेगा है। In case of inward supply of goods and services or both received under section uh, this subsection provides for payment of tax by recipient of goods or services। यानी कि ये जो सेक्शन है 9(3) क्या बताता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्या बताया था कि रिसिपेंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो होगा, इट मीन्स रिवर्स चार्ज बेसिस पर हो रहा है। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई की बात कर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, वेयर द टैक्स पेयर डील्स विद अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स मस्ट बी पेड और ऑन स्टॉक मस्ट बी हैड। टैक्स मस्ट बी पेड होना चाहिए और स्टॉक होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, दोनों में से। तो यहाँ पर बता रखा है किस तरीके से, देखिए टैक्स पेड, पे टैक्स ऑन सच परचेज, कौन सा रजिस्टर स्टॉक कंटेन परचेज ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन डू नॉट होल्ड गुड्स, इस तरीके से डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही वॉज नॉट इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एज नोटिफाइड इन सेक्शन दिस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो इंगेज नहीं होना चाहिए किसके मैन्युफैक्चर में, जो कि गुड्स नोटिफाइड किए गए हैं सेक्शन 10(2) क्लॉज ए में। The registered person shall not be eligible to opt for composition levy under clause E, subsection 1 of this section 10 of said act if such person is a manufacturer of following goods। देखिए यहाँ पर बता ही दिया गया है क्या कि जो इस सेक्शन में मैन्युफैक्चर है वो इन गुड्स के रिगार्डिंग क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये नहीं इंक्लूड किया जाएगा किसमें, कंपोजिशन की। टैरिफ आइटम सब हेडिंग दे रखी है और हेडिंग ऑफ चैप्टर, ये टैरिफ आइटम के हेडिंग ये दे रखे हैं, नंबर्स हैं। ठीक, और डिस्क्रिप्शन क्या है कि आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोक। ठीक है, पान मसाला ऑल गुड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्या कि एक एक मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन राइज हो जाते हैं। किस तरीके से,
सेक्शन 10(2)(e) के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, वो कौन से टैरिफ आई मीन डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ लेगा कि कौन कौन से आइटम्स है जो कि इंक्लूड होते हैं इस सेक्शन में। ठीक, कौन सा मतलब कौन वो मैन्युफैक्चर है। अगर सपोज आ गया क्वेश्चन की मैन्युफैक्चर सप्लाई आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस लाइक इस तरीके से, तो फिर आपको क्या करना होगा, ये जो है यानी कि एलिजिबल नहीं होगा कंपोजिशन लेवी के। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है बस। ठीक, रेटेड वाटर इस तरीके से। Now, mandatory display on invoices of words composition taxable person not eligible to collect tax on supply. Mandatory है display on invoice of what, किसी चीज का composition taxable person. Next है mandatory displays of the word composition taxable person on every notice and signboard displayed at the prominent place. तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, composition taxable person। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीमेशन ऑफ कंपोजिशन लेवी एंड इफेक्टिव डेट। इंटीमेशन फॉर कंपोजिशन लेवी, इंटीमेशन के बारे में बात कर रहा है और इफेक्टिव डेट के बारे में बात कर रहा है। क्या है प्रोसीड्योर फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी इज प्रोवाइडेड इन रूल 3 and 4 में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसएससी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एज फॉलोज। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या, intimation for composition levy for person already registered under pre GST regime में जो already registered है, shall file an intimation form। intimation form file करेगा क्या, form GST CMP 01 duly signed before or within 30 days of appointed date। If intimation is filed after the appointed date, the registered person will not collect tax, issue bill of supply or supplies। Form GST CMP 03 must be filed within 60 days of exercise the option। Details of stock, inward supply received from unregistered person held by him on the date preceding the day of exercise option। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको क्या, कि अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो ये इंटीमेशन नहीं भर पाता है तो उसको दोबारा से क्या करना होगा, मतलब वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकेगा और फिर इशू मतलब सप्लाई के जो बिल्स है वो इशू करने पड़ेंगे और फॉर्म भरना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये बात ध्यान रखने विद इन 60 डेज में। ठीक, डिटेल देनी होगी उसमें स्टॉक की और इनवर्ड सप्लाई की। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी पर्सन स्विचेस टू कंपोजिशन स्कीम। स्विच करता है कंपोजिशन स्कीम को, मस्ट फॉलो द फॉलोइंग। इंटीमेशन देना होगा उसको, बताना होगा इन फॉर्म जीएसटी सीएमपी। सीएमपी मतलब कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर भी सीएमपी। देखिए बहुत ही अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि इंटीमेशन दिया जाएगा तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, विच फॉर्म वुड बी फाइल, कौन सा मतलब फाइल करना होगा, तो CMP 01 फाइल करना होगा इसको इंटीमेशन देने के लिए विद इन 30 डेज में। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो CMP 03 GST फॉर्म, ये नंबर है उसका। ठीक है, विद इन 60 डेज में। यहाँ पर भी देखिए इंटीमेशन स्विच करता है तो उसे इंटीमेशन देना पड़ेगा CMP 02। ओके, स्टेटमेंट इन फॉर्म GST ITC 3 फॉर डिटेल्स ऑफ ITC रिलेटिंग टू इनपुट्स, उसको यानी कि विद इन 90 डेज में सेमी फिनिश्ड गुड्स जो है या फिर इनपुट जो उसने आईटीसी ले रखा उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, फॉर पर्सन हु अप्लाइड फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी टू ऑप्ट स्कीम, फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर दिस स्कीम इंटीमेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्टर्ड 01 मस्ट बी फाइल। ठीक है, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहा है उसको जीएसटी फॉर्म कौन सा रजिस्ट्रेशन REZ करके होगा 01 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, और CMP 01 किसके लिए, ऑलरेडी कौन है वो, रजिस्टर्ड पर्सन है और इंटीमेट कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, CMP को अलाइन कर रहा है। ठीक, और अगर स्विच करता है तो 02, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर रूल 3 सबसेक्शन 5 of CGST rule 2017, intimation sent by any place of business in any state shall be deemed to be intimation in respect of other place of business under same ban। यानी किसी दूसरे
दूसरा ब्रांच है, मतलब किसी और जगह पर है, तो उसके बारे में इंटीमेशन देना है, और सेम पैन नंबर है, ये भी बात ध्यान रखनी है, पैन नंबर सेम होना चाहिए। तो क्या होता है कि रूल 5 क्या कहता है, सीजीएसटी इंटीमेशन इन एवरी ईयर इज नॉट रिक्वायर्ड, हर साल रिक्वायर्ड नहीं है। इफेक्टिव डेट फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम, अब इफेक्टिव डेट की बात हो रही है। एसएससी फाइलिंग इंटीमेशन अगर फाइल करता है फॉर्म जीएसटी CMP 01 अपॉइंटेड डेट, तो इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन इफेक्टिव कब हो जाएगा, इफेक्टिव कंपोजिशन स्कीम अपॉइंटेड डेट, जब वो अपॉइंट कर देंगे। रजिस्टर्ड पर्सन बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है बिगनिंग जैसे ही होगा फाइनेंशियल ईयर का, उसी दिन से वो मतलब कंपोजिशन स्कीम चालू हो जाएगी। फॉर्म जीएसटी RG1 अगर फ्रेश वाला है तो क्या करना होगा, देखो इफेक्टिव डेट शैल बी फ्रॉम डेट फिक्स्ड अंडर द डेट फिक्स्ड होगी इस रूल में, और चैप्टर 3 ऑफ CGST रूल दिस प्रोवाइड दैट इफ person has applied for registration within 30 days from the date when he is liable to obtain registration, the effective date is when he is liable to be registered। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं जरा। if a person is liable to be registered on 1st October 2000 कुछ भी ले लो आप, ठीक है, 2017-18 ले लो, and he has applied for registration on 17 October 2019 ले लेते हैं, 18-19 लेते हैं, the date of registration will be 1st October मान ली जाएगी, ठीक है। as a result effective date of registration of composition levy is 1st October, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पर्सन जब भी लायबल होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, यानी कि ये नहीं कि उसने अप्लाइड कर दिया वो वाली डेट पर, जिस दिन लायबल होगा उसी दिन से मान लिया जाएगा। रूल क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट एप्लीकेंट हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ हिज बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, द इफेक्टिव डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन शैल बी डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर यानी कि इफेक्टिव डेट से पहले विद इन 30 डेज करता है, तो यहाँ पर विद इन 30 डेज हुआ था तो लायबल होगा वही मान लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट लिखा हुआ है, प्रोविजन है। और यहाँ पर क्या है, आफ्टर 30 डेज के बाद करता है तो जिस दिन डेट ग्रांट होगी उसी दिन का माना जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल देखिए, इफ अ पर्सन इज लायबल टू रजिस्टर्ड ऑन 1st October डेज एंड ही इज अप्लाइड रजिस्ट्रेशन ऑन दिस डेट, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड कब हुआ, 20th नवंबर, तो 20th नवंबर ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, ठीक है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझ में भी आ गया। चलिए समरी देखिए, समरी में क्या है वही बताया होगा, सिंपल सा है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी समरी में। फॉर पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर, ये आपको पता ही है, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 इफ अ पर्सन is liable to be registered on 11 January 2020 and he has applied for registration 17 January 2020. What is the effective date of registration for composition? तो सिंपल सी बात है, क्या विद इन 30 डेज में हुआ है तो 11 जनवरी 2020 होगा, तो हमने ये पढ़ ही चुका है, ठीक है, तो एक नंबर का कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 112 देखिए, a person is liable to be registered on 1st Feb 2020 and he has applied for registration 17 March 2020, रजिस्टर्ड ग्रांटेड हुआ है 20th मार्च, तो 20th मार्च ही हो जाएगा, ठीक है, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, आंसर आपका 20th मार्च। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन रेट ऑफ टैक्स। कंपोजिशन रेट ऑफ टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से छोड़ना मत। देखिए कंपोजिशन रेट पढ़ते हैं जरा। कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर सच of goods as may be notified in government with effect from 1st January, manufacturer is liable to pay CGST at the rate 0.5% और 0.5 LGST, ठीक है, यानी टोटल मिलाकर 1% होगा, ठीक है, तो 0.5 0.5 1%। रेस्टोरेंट सर्विस एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस 2.5 2.5 5%, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि रेस्टोरेंट की सर्विस अगर देते हैं, आउटडोर कैटरिंग सर्विस देते हैं तो 5% लगता है, 2.5% each। एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10, अगर कोई और सप्लायर है और एलिजिबल होता है वो
सेक्शन 10 में रजिस्टर करने के लिए कंपोजिशन स्कीम यानी कि लेने के लिए 0.5 वही सेम रेट से 1% पर ही क्या होगा, लायबल होगा इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर यही सब बोला गया है। टर्नओवर के बारे में हमने पढ़ लिया था सब कुछ। एग्जाम्पल देखते हैं 113। X Limited supply for following services. Turnover during the previous year, restaurant service at 90 lakh and interest earned from the loan 20 lakh. So whether X Limited is eligible to composition scheme in the current year. तो देखिए टर्नओवर की बात की गई है, तो टर्नओवर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं समझा है ये टर्नओवर का केस, वो प्लीज जाकर एक बार वीडियोस को देख लें। ये आंसर पढ़ते हैं किस तरीके से बताएगी। रेस्टोरेंट सर्विस एंड ऑल्सो सप्लाईज any exempt service including services by way of extending deposit, loan or advance insofar as the consideration in represented by way of interest or discount, and the said person shall not be eligible for composition scheme under section 10। ठीक है, यानी कि टर्नओवर में ये क्या इंक्लूड है, 20 लाख भी क्या है, पार्ट है उसका। ठीक है, तो in order to determine his eligibility for composition scheme, value of supply of any exempt service है shall not be taken into account while determining aggregate turnover. Therefore, X Limited is eligible for composition scheme in current year। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। देखिए उसको एक्सक्लूड कर देंगे, हमने पढ़ा तो था ऊपर। ठीक है, ये पढ़ा तो था कि क्या होता है, इंटरेस्ट अर्नड होता है या कोई एडवांसेस होता है, वो क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ये भी हमारे पास 90 लाख है विच इज 1.5 करोड़ से लेस देन है। चलिए एग्जांपल नंबर 114। मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज रनिंग अ किराना बिजनेस। ही फर्निशेस द फॉलोइंग: wheat, rice, exempted supply, taxable supply, rent from commercial property, rent from resident dwelling। ये सारे हैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। नेक्स्ट देखिए फिर क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग: मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट ईयर, इफ सो एंड फाइंड द जीएसटी अंडर कंपोजिशन लेवीज। तो देखिए टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, डज नॉट एक्सीड कर रहा है। देखिए किस तरीके से 88 और ये हो जाएगा 98 98 1 पूरा हो रहा है। That is given case 100 lakh हो रहा है पूरा का पूरा। However, Mr. C is not eligible for composition scheme since supply of service in previous year exceed 10% of total turnover। ठीक, तब भी क्या होगा कि ये एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो टर्नओवर है, जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं ये, वो क्या है, 10% से ज्यादा है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर देखा जाए 12 लाख, यानी कि सर्विसेज कौन सी है, सर्विसेज यहाँ पर तो गुड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम, ये क्या हमारी सर्विसेज है। तो 12 लाख हो गया विच इज टर्नओवर। टोटल टर्नओवर कितना बैठा है हमारा, 100 लाख का। 100 लाख का अगर 10% देखा जाए तो 10 लाख आता है, बट यहाँ पर कितना आ रहा है, 12 लाख। 12 लाख विच इज 12%, विच इज मोर देन द 10%, so is not liable to opt composition scheme and GST will not be levied as composition scheme। बस इतना सा था ये क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बस, बाकी सब इजी है। चलिए लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है ये देखिए। न्यू स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज विद अ टैक्स रेट 6% विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2019 से। किस केस में होगा, दी सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन दी है इन्होंने कि कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इंट्रा की बात हो रही है, एट द रेट अलोंग विद द कंडीशन स्पेसिफाइड बिलो। कंडीशन क्या है देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई दे रखी है। फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ अप टू द एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख है, फर्स्ट सप्लाई की बात करिए, और एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो रही है। Made on or after the first day of April in the financial year by a registered person। तो 3% CGST और 3% HGST होगा। Supply are made by the registered person whose aggregate turnover in preceding financial year 50 lakh और below है।
तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक, जिसका 50 लाख हो या फिर उससे बिलो हो, who is not eligible to pay under GST, pay under subsection 1 and section 10, who is not engaged in making any supply which is not liable to tax, who is not engaged in making any interstate outward supply। तो ये सब हैं जो कि हमें पढ़ लेने हैं। और कौन नहीं होगा, आइसक्रीम वाला तो हमें पता ही था नहीं होगा। ठीक, तो एक बार आप लोगों को ये पढ़ लेना है, सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी होगा। और तो हमें पता ही है 50 लाख वाली कंडीशन है यहाँ पर। यहाँ पर क्या किया गया, वन मोर कंडीशन है यहाँ पर, देखिए किस चीज़ के लिए। अवेल टू स्कीम, स्कीम हैज बीन प्रोवाइडेड वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्ट, क्या करता है, अवेल करता है ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन, ही शैल पे एन अमाउंट बाय वे ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ आईटीसी। यानी कि जो बैलेंस क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो इक्विवेलेंट है किसके, आईटीसी के, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक ऑन एंड ऑन कैपिटल गुड्स एज इफ द सप्लाई मेड अंडर दिस नोटिफिकेशन अटैक प्रोविजन। अटैक करेगा तो बात ध्यान रखनी है आपको। Further explanation has been inserted provided central goods and service tax rules applicable to a person paying tax under section 10 shall mutajis and mutandis apply to a person paying tax under this notification। एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे जरा, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सेंट कंपनी बीइंग अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल एंड exempted service registered under GST law in the स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात हो रही है एंड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पर्टिकुलर से यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई टैक्सेबल आउटपुट सर्विस है, फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड टर्नओवर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर एज फॉलोज। इधर रखा है यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है। फाइंड द फॉलोइंग, एक्शन कंपनी एलिजिबल टू ऑप्ट, एलिजिबल है, और फिर यहाँ पर CGST और SGST फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है, फाइंड करना है। तो आंसर क्या कहता है, देखिए, इट इफेक्ट फ्रॉम 1/8/2019 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10(2)(a) of CGST Act 2017 shall not include the value of exempted supply। तो ये तो हमें पता ही है। of services provided by way of extending deposits, loans, advance, insofar as consideration is represented by the interest or discount. For the purpose of determining the tax payable by person under section 2A on turnover shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposit, loans, consideration। तो ये सब तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो क्या कहता है, देखिए, इन द गिवन केस टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल आउटपुट सर्विस 22 है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई 28 है, एग्रीगेट टर्नओवर आ जाता है टोटल 50 लाख का। सिंस एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, एक्स एंड कंपनी में ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। जीएसटी लायबिलिटी किस तरीके से बनेगी, जीएसटी लायबिलिटी फर्स्ट क्वार्टर में देखिए, टोटल है टर्नओवर 10 लाख की, ठीक है, और 3% पर जीएसटी लायबल हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है ये। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी आपने कि जो इंटरेस्ट का और डिपॉजिट पे जो मिला हुआ है, डिपॉजिट पर इंटरेस्ट अर्न हुआ है 5 लाख, दोनों में किसी पे भी क्या हुआ है, इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जाना, हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंटरेस्ट को नहीं लिया जाता है, कोई डिस्काउंट नहीं लिया जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। So thank you so much guys, thank you so much for watching my videos and please don't forget to subscribe and share।